टर्न ऑफ दैट वीडियो। या अब क्या सुन पा रहे हैं सब लोग? अब सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, यस। हाँ, ठीक। Okay. Am I audible to everyone now? Yes. Right. Yes. Okay. So let us start with this very special webinar, and let me tell you why it's special, because it involves what the future of education is going to be. जो शिक्षा का जो आने वाला जो समय है, उसमें शिक्षा कैसे अपने को परिवर्तित करेगी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही नया, इसी इन द ईयर 2020 ही ये आया है, तो इट विल टेक सम टाइम। ये चाहे वो टीचर हो या पेरेंट हो या बच्चा हो, सबको कुछ हम लोगों को समय लगेगा इसके साथ अडेप्ट करने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को बहुत धैर्यपूर्वक इसको देखना होगा, इसको समझना होगा, और उसके बाद इसको जो है बढ़िया तरीके से हम लोग लागू कर सके अपने स्कूल में। इसके लिए हम लोगों को प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। सो दिस इज द होल सोल एम। So I will start with a small presentation, and through the presentation we are going to convey to you actually what is the meaning of this new educational policy, that is the National Educational Policy 2020. और एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन जो है उसमें एक पैराडिम शिफ्ट आ जाएगा, कि मतलब जो होता था वो अब होगा ही नहीं, और जो नहीं होता था वो सब सारा चीज अब होगा, तो ये धारणा जो है गलत होगी। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपने स्कूल में एज अ प्राइवेट स्कूल हम लोग ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, वी आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट। सिर्फ ये चीजें इट शुड बी इन ऑल द स्कूल्स, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। यस, कोई आप लोग काइंडली म्यूट करके रखें अपने माइक्रोफोन को, ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। Kindly mute yourselves, then only you will be able to listen to what I'm saying. तो मैं क्या कह रहा हूं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि पूरे देश में एक ही स्तर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल करा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं करा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल करा रहा है, प्राइवेट स्कूल नहीं करा रहा है। ऐसी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम शुड बी वन फॉर एवरीवन। तो इसी को लेके जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको ऐसे बनाया गया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो पाए सारी जगहों पे, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो या कोई भी स्कूल हो इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम विल बी वन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो विद दिस थॉट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वेबिनार, राइट? सो आई विल जस्ट शेयर माई पीपीटी विथ यू ऑल। आप लोग काइंडली बताइएगा अगर आप देख पा रहे हैं पीपीटी को। I'm just loading my PPT here. आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. तो सबको क्लियरली दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम्स। अब हम लोग शुरू करेंगे। तो विद दिस कम हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली म्यूट कर दीजिए माइक्रोफोन को। यस, तो एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। तो पहले जान लेते हैं, अगर आपको बताएं तो आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, दिस इज द थर्ड पॉलिसी which is being implemented in the field of education. The first one was brought about in the year 1968. 1968 में पहली जो पॉलिसी एजुकेशन की थी वो फ्रेम हुई। द सेकेंड वन was the National Policy on Education, जिसका नाम NPE था, जो कि in the year 1986 में लागू हुई। Later on it was further revised. इसमें कुछ चेंजेस किए गए 1992 में, और उसके बाद आफ्टर 34 इयर्स
हम इसको ले सकते हैं as 34 years, after 34 years we are getting a new education policy in the year 2020. Or why this third education policy is so special is that it has come in the 21st century. ये जो पॉलिसी है ये 21st सेंचुरी में लागू होगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे वो 21वीं सदी के ही बच्चे हैं. They are children from the 21st century itself. So education needs to be in the most updated form. एजुकेशन को ऐसे बनाना है ताकि अब जो बच्चे उसमें पढ़ें उसमें उनकी रुचि बने. वो एजुकेशन को एक बहुत ही कठिन कार्य के रूप में न लें, वो एजुकेशन को लें जस्ट एज अ लर्निंग. कितना सीख सकते हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट है उसको हमें बढ़ा देना है. तो दिस वाज जस्ट अबाउट द एजुकेशन पॉलिसीज व्हिच वर देयर एंड द पॉलिसी व्हिच इज कमिंग. सब लोग सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Am I audible to everyone? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Fine, Yes, fine, sir. fine. अब हम देखेंगे the salient points which are there in NEP 2020. तो पहली चीज है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम है टू इंक्रीज टेक बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि हम लोग जो है एक टेक ड्रिवन सोसाइटी में रह रहे हैं. एज यू सी ऑल अराउंड, अभी आप कोई भी चीज ले लें, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक है, गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, घड़ी जो हम लोग पहनते हैं दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिक. हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम घर में यूज करते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक यू कैन से इट इज टेक ड्रिवन. मतलब उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम होता है. तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसके बारे में उसको समझ होनी चाहिए, उसको जानना चाहिए, और हम अग्री करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं हमसे अच्छा समझते हैं, जो टेक ड्रिवन चीजें हैं उसमें हमसे आगे वो चीजों को समझ जाते हैं. तो द फर्स्ट एम इज बेस्ड ऑन एजुकेशन विच इज बेस्ड ऑन द टेक ड्रिवन सोसाइटी. मतलब कैसे वो टेक्नोलॉजी से अपने को जोड़ेंगे. तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ रहे हैं बच्चे. नेक्स्ट है कि इसका एम है टू रिविजिट लर्निंग बाय डूइंग. मतलब किसी भी चीज को इस तरह से न लें कि हमारे सिलेबस में है तो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने वो चीजें लिख दी तो हमें मार्क्स आ गए. ये हमारा पहला प्रमुख उद्देश्य नहीं होना चाहिए एजुकेशन का. एजुकेशन का होना चाहिए कितना हम करके सीखेंगे. तो पहले एजुकेशन था, अभी एजुकेशन के साथ एक और पॉइंट ऐड हो गई कि हमें स्किल भी डेवलप करना पड़ेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट लर्निंग द स्किल एज वेल. तो अभी दो चीज होगा, बच्चे नॉलेज भी पाएंगे और प्लस बच्चे स्किल भी पाएंगे. और स्किल वो कभी नष्ट नहीं होता. अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो कल जाके आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई स्किल करके सीख लिया तो उसको आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे. तो दिस इज ऑल्सो अ एम. नेक्स्ट है मूव फ्रॉम रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअलाइज लर्निंग. मतलब जो रटने की प्रक्रिया है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ रट लूंगा, सब कुछ मुखस्त कर लूंगा और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और ये सब, इससे हम लोगों को बच्चों का ध्यान हटाना है. बच्चे जो है वो रट्टा मारने वाली जो विद्या है वो खत्म होनी चाहिए. अधिक से अधिक बच्चे कंसेप्चुअलाइज लर्न करें. मतलब कंसेप्ट क्या है, बच्चे इस तरह ना पढ़े कि ये चीज है इसको पढ़ लेना है क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लाना है, बल्कि इस तरह से पढ़ें कि इसको मैं अगर सीख लूंगा तो इसकी क्या उपयोगिता होगी सोसाइटी में. What will I be able to do in the society if I apply this skill, if I apply this learning? So that is where conceptualized learning comes into play. बच्चा जितना ही conceptually सीखेगा उतना ही बच्चे में करने की क्षमता बढ़ेगी. Next is holistic development of every child. ऐसा इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है कि हर एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. मतलब डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक चीज में ना हो, बच्चा पूरी तरह से ग्रो करे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर सिर्फ बच्चा सिलेबस ही पढ़ेगा, अगर बच्चे के लिए सिर्फ सिलेबस और लर्निंग ऑफ द सिलेबस, मगिंग ऑफ द सिलेबस, मगिंग ऑफ द बुक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर इमोशनल स्किल्स भी होने चाहिए, बच्चे के अंदर वैल्यू बेस्ड स्किल्स भी होने चाहिए,
बच्चा मॉरली भी बहुत साउंड होना चाहिए, बच्चा इमोशनली भी बहुत साउंड होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी चाइल्ड. क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट द चाइल्ड कि बच्चे ने पढ़ लिया और बच्चे ने किसी चीज को पढ़ लिया, दैट इज ओनली नॉट द थिंग. उसके कॉग्निटिव स्किल के साथ साथ उसके इमोशनल स्किल्स, उसके वैल्यू बेस्ड स्किल्स, ये भी जो है बढ़ने चाहिए. तो एक बच्चे को जज करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो कितना मार्क्स ला रहा है. बच्चा किसी भी फील्ड में अच्छा हो सकता है. कोई बच्चा खेलकूद में भी अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा जो है ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है. तो हमारा जो असेसमेंट है वो इस तरह होना चाहिए कि बच्चे को हम होलिस्टिकली डेवलप करें, हर एक बच्चे को. इट्स नॉट ओनली अबाउट अ सिंगल पैरामीटर. तो ये था, दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे एनईपी डॉक्यूमेंट में है कि ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट वी मूव टू व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन एनईपी. एनईपी 2020 में जो सुधार आए हैं उनको हम एक बार देखेंगे. तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम स्कूल एजुकेशन को 10+2 सिस्टम की तरह देख रहे थे. मतलब 1 to 10 बच्चा पढ़ा और नेक्स्ट 2 years 11-12 उसने कर लिए, मतलब वो स्कूल पास कर गया. अभी क्या है, ये 10+2 ऐसा नहीं है कि 10+2 चला गया है. इस 10+2 को अब 4 भागों में बांट दिया गया है, विच इज 5+3+3+4. दिस इज द मेजर चेंज इन एनईपी. सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीबडी? Yes. Yes, sir. ओके ओके. तो क्या हो रहा है कि पहले जो है 10+2 सिस्टम था, अभी क्या हो जाएगा 5+3+3+4. तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये 5+3+3+4 क्या है एक्चुअली. आप लोग इस टेबल को देखिए. इस टेबल में जो 10+2 था उसको अब हम 4 डिफरेंट स्टेजेस में बांट रहे हैं. पहला जो है वो है फाउंडेशनल स्टेज, द सेकेंड वन प्रेपरेटरी स्टेज, थर्ड मिडिल स्कूल और चौथा हाई स्कूल. तो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज को देख लेते हैं, जो हमारे क्लासेस प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2 है, यानी इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years. ये होगा पहले 5 साल का ड्यूरेशन. तो ये तो आपने देखा ही होगा कि बिफोर एंटरिंग इनटू द स्कूल द चिल्ड्रन दे जॉइन किंडरगार्टन, या गवर्नमेंट की भाषा में बोले तो गवर्नमेंट के पास आंगनवाड़ी है, लेकिन वो उतनी डेवलप नहीं है. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी ये फाउंडेशनल स्टेज को चालू किया जाए, मतलब उसमें भी आंगनवाड़ी के थ्रू बच्चों की एजुकेशन हो. तो उसके लिए प्री प्राइमरी टू ग्रेड 2 ये होंगे पहले 5 years, मतलब फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 years. नेक्स्ट हो जाएगा प्रेपरेटरी स्टेज, मतलब क्लासेस 3 to 5, जिसमें बच्चों की एज होगी 8 to 11 years. ये हो जाएगा 3 years का ड्यूरेशन. और मिडिल स्कूल क्लासेस 6 to 8 यानी 11 से 14 साल, और हाई स्कूल 9 to 12 मतलब 14 to 18 years. तो ये 4 जो है महत्वपूर्ण है. और अगर आप देखें तो हमारे स्कूल में ये सारे स्टेजेस हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं. दो हम लोग प्री प्राइमरी से नहीं शुरू करते, हम लोग प्राइमरी से शुरू करते हैं, मतलब नर्सरी से शुरू करते हैं. लेकिन एक्चुअली ये जो है फाउंडेशनल स्टेज भी अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई होगा. तो पहला है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रेपरेटरी, उसके बाद मिडिल और उसके बाद हाई. हम लोग ब्रीफ में भी देखेंगे आगे चल के स्लाइड्स में कि इनके अंदर और क्या है. तो दिस इज द डिवाइड, कैसे 5+3+3+4 है. तो आपने देखा होगा कि सारे क्लासेस हैं यहाँ पे. सिर्फ जो है प्री प्राइमरी जो क्लास है वो शुरू में ऐड करना है. स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें इसका इंक्लूजन करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. क्यों लॉन्च हुआ एनईपी 2020? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लॉन्चिंग एनईपी 2020? तो पहला क्या है कि एजुकेशन जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए. इट शुड बी मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल. सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाते चले गए और प्रैक्टिकल नहीं दिया बच्चों को, तो बच्चे इसको कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. बच्चे कुछ भी अप्लाई तभी करते हैं जब हम उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं. जैसे घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको किताब के माध्यम से सब कुछ समझा पाना ये संभव नहीं है. तो व्हाट डू वी डू? वी शो देम सम प्रैक्टिकल, कि मैं प्रैक्टिकली ऐसे करता हूं, तो बच्चे भी उसको फॉलो करके वो भी प्रैक्टिकली करते हैं. तो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें ज्यादा एम्फेसिस जो है
प्रैक्टिकल पे होना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल पे। थ्योरेटिकल तो खुद ब खुद आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिकल जानते हैं तो उसको तो आप अपनी भाषा में लिख ही लेंगे कि उसकी थ्योरी क्या होगी। तो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी बताया कि रोड लर्निंग, जो रट्टा मारने वाली जो पद्धति है, उससे हमको निदान पाना होगा। मतलब ये रट्टा मार मार के मैंने पूरा सिलेबस जो है कर लिया, उससे बढ़िया मैं उसको समझ के करूंगा। मतलब आई विल डू इट थ्रू कंसेप्चुअल लर्निंग। मैं कंसेप्ट्स को जान लूंगा, और एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिए तो फिर वो ताउम्र साथ रहती है। अगर आप कोई चीज आज याद कर रहे हैं तो कल आप उसको जो है भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको कंसेप्चुअली सीख लिया, उस स्किल को ले लिया, तो वो स्किल लाइफ लॉन्ग आपका साथ देती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करना मतलब कि अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करना नहीं हुआ। Along with cognitive skills, we'll also have to have emotional skills and social skills. वो भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें बच्चों की इमोशनल स्किल्स की और सोशल स्किल्स की दोनों की टेस्टिंग बहुत होगी। Why? Because competition will increase that much only. तो बच्चे अगर इमोशनली साउंड नहीं होंगे, अगर वो सोशली साउंड नहीं होंगे, तो उनके लिए बहुत दिक्कत बढ़ेगी। तो इसीलिए फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, not only cognitive but also emotional and social skills. Next जो point है, student should take responsibility and should be proud of what he or she is and what he or she is best at. बच्चों को चाहिए है कि वो कोई भी काम जो है वो बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। और अगर मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा हूं तो आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट एज अ स्टूडेंट। अगर मान लीजिए मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूं तो वो मेरी एक प्लस पॉइंट है, उसको मेरे को जानना चाहिए और उसको मेरे को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। और वी एज टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स कि वो इसमें अच्छा है। इट्स नॉट ओनली कि चलो द वन हु इज गुड इन मैथ्स और द वन हु इज गुड इन साइंस, ही इज ओनली अ गुड स्टूडेंट। इट डजंट मीन दैट बच्चा जो सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही अच्छा है वही अच्छा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। एक बच्चा जो कि ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, उसकी वो स्किल बहुत अच्छी है, हम लोगों ने अप्रिशिएट करना है उसको। तो इट्स अबाउट जो आप हैं, जो आप अच्छी से जानते हैं, उसको आप और निखारिए, उसमें और निखार लाइए, और बच्चे को जो है प्राउड फील करना चाहिए कि इस चीज में मैं बहुत अच्छा हूं। नेक्स्ट जो है, डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। अपने देश के प्रति सम्मान रखना, अपने देश का सम्मान रखना, और अपने देश के प्रति, देश की जो कल्चरल हेरिटेज है उसके प्रति हम लोगों को गर्व होना चाहिए अपने देश पे। तो एज स्टूडेंट्स बच्चों को ये गर्व और ये रिस्पेक्ट बच्चों के मन में भी बराबरी से इसका प्रवाह होना चाहिए। तो बच्चे नैतिकता सीखें, बच्चे अपने देश के प्रति अपनी भावना को कायम रखें, उस भावना को आगे लेके जाएं, तो ये देश के लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली अच्छा होगा। वो जो भी करेंगे उनको अच्छा लगेगा कि यस मैंने अच्छा किया। और जो लास्ट पॉइंट है कि सिर्फ टीचर के बारे में नहीं है, जो पेरेंट्स हैं, मतलब आप लोग भी इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं बच्चों की डेवलपमेंट में। अगर आप सिर्फ सोचें कि बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल में उसने 6 घंटे अपने दिए तो टीचर ही बच्चे को ग्रूम कर देगा, ऐसा नहीं है। बच्चा जितना स्कूल में ग्रूम होता है उतना ही पेरेंट्स के साथ भी ग्रूम होता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टीचर्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट द पेरेंट्स। उनका भी बराबरी से योगदान है अगर बच्चों को आगे लेके जाना है। जैसे जस्ट एक छोटा एग्जांपल मैं दूंगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अग्री कि जो पहली टीचर और जो सबसे अच्छी टीचर होती है लाइफ में वो माँ होती है, क्योंकि माँ हमको सिखाती है। जब हम छोटे रहते हैं उस समय से माँ के साथ हम सीखते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं तो माँ ने जो जो बताया वो हम अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके हमें लगता है कि नहीं जो माँ ने सिखाया वो बिल्कुल सही है। तो इट्स ऑल अबाउट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत जगह से इनपुट्स लेते हैं। स्टूडेंट कहाँ से इनपुट्स लेते हैं ये हम लोग भी एज पेरेंट्स एज टीचर्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चों के मतलब जो सोच है उसमें इतने सेंसर्स लगे हुए हैं
कि वो जहां जाते हैं वहां से कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चे के साथ एसोसिएटेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कुछ ना कुछ जो है सिखाया जाए, कुछ ना कुछ समझाया जाए, उनके कंसेप्ट्स को थोड़ा रीडिफाइन करके, थोड़ा टेस्ट करके हम लोग एनालाइज करें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू, एक मैं कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करूंगा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम और जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो द फर्स्ट पॉइंट कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम जो थी वो पैसिव, उसमें पैसिव पार्टिसिपेशन था, लेकिन न्यू वाले में एक्टिव पार्टिसिपेशन है। यहां मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू स्कूल एंड दे आर इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, जब बच्चा क्लासरूम एनवायरनमेंट में रहता है तो उसकी पार्टिसिपेशन कैसी है। तो ओल्ड वाले में क्या था, पैसिव पार्टिसिपेशन था, मतलब कि टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया और बच्चा चुपचाप सुनता रहा, उसके बाद टीचर ने जो लिखा दिया बच्चे ने लिख लिया, अब उसी के बेसिस पे वो पढ़ेगा और आगे करेगा। लेकिन इन द न्यू एजुकेशन सिस्टम it has been said that it will be of active participation from the part of on the part of the students, मतलब स्टूडेंट भी इक्वली पार्टिसिपेट करेगा क्लासरूम एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट का भी इक्वल रोल है क्लासरूम को और इंटरैक्टिव बनाने में। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टीचर, स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, स्टूडेंट भी अपने भाव रखेगा, स्टूडेंट भी क्वेश्चन करेगा। तो क्या होगा कि इट विल बी अ टीचिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस दैट विल बी गोइंग ऑन। तो क्या होगा कि जो माहौल है क्लासरूम का वो हमेशा एक्टिव रहेगा, तो उसके लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अ मस्ट। सो दिस इज वन पॉइंट। नेक्स्ट इज इन द ओल्ड वन, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होती थी, कि पहले कि जो एग्जाम में आने वाला है वही मैं पढ़ूंगा और जिस तरह से बताया हुआ है उसी तरह मैं पढ़ूंगा। तो अभी क्या है, इन द न्यू वन वी हैव कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी, मतलब बच्चा जो है कंसेप्ट वाइज चीजों को समझे। 10 चैप्टर आ रहे हैं सिलेबस में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन 10 चैप्टरों में 5-6 कौन से कंसेप्ट हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उनको मैं कैसे अध्ययन करूं, उसको मैं कैसे समझूं। सो कंसेप्ट ओरिएंटेड स्टडी इज अ मस्ट। आप वो चैप्टर सारे कवर कीजिए, लेकिन कंसेप्चुअली कवर कीजिए, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, नॉट चैप्टर बाय चैप्टर। कि मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिए लेकिन अल्टीमेटली मैंने कुछ सीखा नहीं उन चैप्टर्स से, ऐसा नहीं। वो 10 चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट जो ओल्ड वाले में था कि एजुकेशन वाज प्रोडक्ट सेंट्रिक, मतलब एक सेइंग है जो हम लोग बच्चों को कहते हैं कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ये जनरली 90% ऑफ द हाउसेस हमें सुनने को मिलता है कि अच्छे से पढ़ो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, या अच्छे से पढ़ो तभी अच्छी नौकरी पाओगे। तो एजुकेशन को एज अ प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट को हम लोग अच्छा बुरा कहते हैं, उसी तरह एजुकेशन को भी प्रोडक्ट सेंट्रिक बना दिया गया था। लेकिन अभी क्या है, एजुकेशन को लर्नर सेंट्रिक बनाना होगा, मतलब बच्चा कितना ज्यादा से ज्यादा सीखे और किस तरह से सीखेगा, और सिर्फ ये नहीं कि क्या सीखेगा, ये भी कि क्यों सीखेगा। Why will the student learn? It's not only about what you are learning, it's also about how you are learning, why you are learning. क्यों सीख रहा हूं, कैसे सीख रहा हूं। तो एजुकेशन विल बी टोटली लर्नर सेंट्रिक। ओल्ड वाले में अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज जरूरी थी। लेकिन अभी की जो पीढ़ी आने वाली है, ये पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी, इसमें सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज के साथ हमने स्किल्स भी डेवलप करने होंगे। क्योंकि नॉलेज है तो ऐसा हो सकता है कि कल अच्छा मिले नहीं मिले, लेकिन अगर स्किल आपके पास है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो अलोंग विथ नॉलेज, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं जरूरत है, नॉलेज इज अ मस्ट, नॉलेज जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ अभी के टाइम में स्किल भी जरूरी है। जो लास्ट पॉइंट है ओल्ड वाले में, देयर वाज अ टर्म कॉल्ड ग्रेजुएट, मतलब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब धारणा यही थी कि मेरा एजुकेशन एंड हो गया, आई एम अ ग्रेजुएट नाउ। तो ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमारी जो न्यू पॉलिसी है वो कह रही है कि एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग, इट विल
नेवर सर स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रहा है, सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं हाँ मैडम, मेरे को लगता है कि आपके नेटवर्क की वजह से गया होगा, क्योंकि और सब हाँ देख हाँ पा रहे हैं मेरे को लगता है। हाँ हाँ, नहीं हम दिखाई नहीं दे रहा है हमको, नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम है। थोड़ी देर वेट कीजिए मैडम, दिखाई दे हो रहा सकता है आ है जाए। सर, दिखाई दे हाँ रहा है। अच्छा थोड़ी देर वेट कीजिए मैडम, आपका भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके सर। ओके ओके। तो जो ओल्ड और न्यू में जो लास्ट डिफरेंस था, एक था कि एक माइंडसेट की हाँ ग्रेजुएट मतलब फाइनल हो गया पढ़ाई का, लेकिन अभी न्यू वाले में क्या है कि पढ़ाई जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो ओल्ड वाला था दैट वाज जस्ट लाइक ग्रोथ। हम लोग दो चीज पढ़ते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है कि आफ्टर अटेनिंग एन एज, जब आप एक उम्र पे जाते हैं तो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। डेवलपमेंट तो होते रहता है, और डेवलपमेंट का मतलब तो सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, वो मानसिक भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो कोई किसी भी चीज का हो सकता है। तो उसी तरह एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन कभी स्टॉप नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस जो हमने जाना। अब वी विल गो इनसाइड द डिफरेंट एज ग्रुप्स, और मैं आपको समझाऊंगा कि अंदर जो है क्या चेंजेस है। तो जो पहला वाला था 5 इयर्स का, जो पहला 5 है, 10 + 2 अब क्या बन गया है 5 + 3 + 3 + 4। तो जो पहला 5 है उसके अंदर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो है वो 3 to 8 इयर्स मतलब फाउंडेशनल स्टेज। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जो प्री प्राइमरी लेवल है उस पे गवर्नमेंट स्कूल्स को अब ये सारी चीजें लागू करनी पड़ेंगी। किसके थ्रू? आंगनवाड़ी के थ्रू। उन लोगों को ये चीज लानी होगी। इस चीज को कहा जाएगा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहले क्या था? सिर्फ एजुकेशन था। अभी एजुकेशन के साथ स्पेशली इस फाउंडेशनल स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड केयर भी दिलाया जाएगा। मतलब बच्चे सीखेंगे भी और बच्चों का केयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 3 इयर्स के एज में ही स्कूल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एट द प्री प्राइमरी लेवल ECCE की स्थापना को लागू किया जाएगा हर एक स्कूल में इंडिया के, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मेथड जो होता है, अभी भी आपने देखा होगा कि आपका बच्चा जब बहुत छोटी क्लास में रहा होगा, जैसे कि नर्सरी हुआ, प्रेप हुआ, आपने देखा होगा कि बच्चे को टीचर जो है वो प्ले वे मेथड में ही सिखाती है। तो द मेथड ऑफ लर्निंग विल बी प्ले वे मेथड। व्हाई? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मॉल, वो अभी फाउंडेशनल स्टेज में है। तो बच्चों को कुछ खेल करा के, कुछ दिखा के, कुछ गाना गा के, कुछ डांस दिखा के बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है और उसी तरह चलना चाहिए सभी स्कूलों में। नेक्स्ट जो होगा, अब बच्चों को कंसेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग होगी। मतलब बच्चों को कंसेप्चुअली बचपन से ही कंसेप्चुअली सिखाया जाएगा कि कोई चीज अगर होती है तो क्यों होती है, इसका कारण क्या है, ताकि बच्चा कंसेप्ट को समझ जाए। बच्चा अगर कंसेप्ट को समझ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जब उसी कंसेप्ट को यूज किया जाएगा तो बच्चा ऑलरेडी जानेगा। लेकिन बच्चा अगर उसको याद कर लिया है तो जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो फिर से उसको याद करना पड़ेगा एक बार। तो इसीलिए कंसेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग इज अ मस्ट। नॉट व्हाट टू लर्न बट आल्सो व्हाई टू लर्न, जो मैंने पहले भी बताया कि सीखे इसलिए नहीं कि मैंने सीखा, लेकिन क्यों सीखा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम अप्लाई करेंगे उसको। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 360 डिग्री असेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब बच्चे को देखना पड़ेगा कि बच्चा किस स्किल में अच्छा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि बच्चा किसी एक स्किल में ही होगा। बच्चों की कोई भी स्किल जो है वो अच्छी हो सकती है। कोई बच्चा जो है वो करिकुलर में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा को करिकुलर में भी अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा गाना गाने में बहुत अच्छा हो सकता है, पेंटिंग में, ड्राइंग में, बहुत सी चीजें हैं जिसमें कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोगों की असेसमेंट वैसे ही होगी कि असेस ऐसे करो कि बच्चे में मैक्सिमम जो प्लस पॉइंट्स हैं वो निकल के बाहर आए। बच्चा डरे नहीं कि नहीं मेरे को ये आता है, इस चीज की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर है नहीं तो लाइफ में और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चा जो भी करना चाहता है, बच्चा जिस चीज को करने में उसे आनंद मिलता है, वो शुरू से स्ट्राइव करता है उस चीज को करने में, हमें उसे कोई बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि और अच्छा करे। और जब बच्चा उसमें अच्छा करेगा तो डेफिनेटली बच्चा सोचेगा कि इसमें मैं इतना अच्छा हूं, किसी और सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा कर सकता हूं।
अगर वो मोटिवेशन बच्चे को मिली तो दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन विल बी ऑफ हेल्प टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, बच्चा और अच्छे से सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज 8 to 11 years। 8 to 11 years में मतलब प्रेपरेटरी स्टेज, मतलब बच्चा जाएगा क्लासेस 3 to 5 में। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है पहले जो प्री नर्सरी स्टेज था, प्री नर्सरी से 2 तक बच्चा जो है प्ले वे मेथड में पढ़ा। अब बच्चा क्या करेगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट में जाएगा, मतलब प्ले वे मेथड से अब उसको फॉर्मल क्लासरूम एनवायरनमेंट में ले जाया जाएगा, जहां पे टीचर पढ़ा रही है और बच्चा जो है इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसी लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन से भी, आर्ट लैंग्वेजेस से भी, साइंस से, मैथमेटिक्स से तो होगा ही। तो बच्चा जो है वेरियस सब्जेक्ट्स को सीखेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका पढ़ना, लिखना और बोलना, इन तीनों चीजों पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना पड़ेगा एज ए स्कूल, कि बच्चा अच्छे से पढ़े भी, अच्छे से लिखे भी और अच्छे से बोल भी पाए। तो दैट इज ऑल्सो एन एम ऑफ दिस प्रिपरेटरी स्टेज। इसीलिए इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, क्योंकि ये प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को हायर लेवल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 years, मतलब जो बच्चा 6 to 8 पढ़ाई कर रहा है, इट इज ऑल्सो इट विल बी नोन एज मिडिल स्कूल। तो इसमें क्या होगा, अब जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल मेथोडोलॉजी फॉलो होगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट में उसकी क्या पेडागोजी है, मतलब उसकी विस्तृत जो इकाई है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो बच्चों को समझाई जाएगी। सो क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट टू डिसाइड। अब पहले क्या होता था कि बच्चा जब 10 पास कर जाता था, तब बच्चे को कहा जाता था कि विच स्ट्रीम यू वांट टू सिलेक्ट, साइंस में जाना चाहते हो कि कॉमर्स में कि आर्ट्स में। वो चीजें दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ इटसेल्फ। बच्चे में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कि हाँ आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से बच्चा जो है और प्रेरित होकर उस सब्जेक्ट में अचीव कर पाएगा। तो ये चीज स्टार्ट होगी क्लास 6 से। ऑल्सो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग एंड मशीन लर्निंग। अब क्या होगा कि क्लास 6 से ही हम करिकुलम में कोडिंग और मशीन लर्निंग ये इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ऑलरेडी वी हैव अप्लाइड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है सीबीएसई के पास। हमारे स्कूल को इन द कमिंग सेशन, नेक्स्ट सेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स हो सकता है शुरू हो जाए। और पिछले साल से ही, पिछले सेशन से ही हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू कर दिया क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए। तो बच्चे सीख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो कंप्यूटर से बहुत अच्छा है क्योंकि वो एक स्किल सब्जेक्ट है। तो उसी तरह क्या होगा कि क्लास 6 से कोडिंग और मशीन लर्निंग ये भी पार्ट ऑफ द करिकुलम, ये भी सब्जेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑल्सो बी अ सब्जेक्ट। ठीक है, और फाइनली केस स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा, क्लास 6 से ही हम केस स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को करेंगे ताकि हम और अच्छे से सीख पाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ ही दिन पहले क्लास 6 to 8 के ही बच्चों को एक केस स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया गया था, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों को याद हो, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, जिसमें कि वेस्ट बंगाल और लद्दाख, इसका कंपैरिजन ड्रॉ करना था कि लद्दाख एंड वेस्ट बंगाल क्या सिमिलरिटीज, क्या डिसिमिलरिटीज, कैसा कल्चर, कैसा ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, कैसी वहां की वेशभूषा, कैसी वहां की भाषा, और कैसे डिफरेंट है दोनों जगह का रहन सहन। तो दिस वाज जस्ट लाइक अ केस स्टडी। हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि हमें जो है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, केस स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बच्चों से करवाने हैं ताकि बच्चा उसके हेल्प से कुछ ना कुछ सीखे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि झारखंड में बताइए ये जगह कौन कैसी है, तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन। व्हाई? बिकॉज वी हैव ओनली स्टडीड थ्रू द मैप। हम लोगों ने सिर्फ मैप पे देखा है कि हाँ झारखंड यहाँ है, वेस्ट बंगाल यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, लेकिन क्या है अंदर वो हम लोगों ने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आपकी स्टडीज केस स्टडी रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आप पूछताछ से बहुत कुछ चीजें सीखेंगे कि अच्छा ये वहां वैसे होता है, ये यहाँ ऐसे होता है। तो स्टूडेंट्स विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। ठीक है, तो ये है
एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 दैट इज मिडिल स्कूल। अब 6 to 8 में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपके वोकेशनल क्राफ्ट्स हो गए, कारपेंट्री हो गए, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग। ये सारी चीजें भी बोर्ड चाहता है कि ये भी जो है पार्ट ऑफ द करिकुलम बने, ताकि बच्चा इन चीजों को सीख के रखे। क्योंकि ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें किसी एक काम में ही लगती हैं, नहीं। अगर आप ये सब चीजें अगर जान के रखें तो इट इज रिक्वायर्ड इन आवर हाउस होल्ड ऑल्सो। हमारे घर में भी इन सब चीजों का यूज होता है, हम अपने घर के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर कोई चीज अगर सीख के रखते हैं तो दैट नेवर गोज इन वेस्ट, कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं हम लगा ही लेंगे। तो ये अब डिसाइड करना है कि ये सारी चीजें जो है वो ऑल द स्कूल्स इन इंडिया एवरीवेयर उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसमें जो है ज्यादा एम्फेसिस देना होगा। मतलब जो भी कंप्यूटेशनल चीजें हम लोग लेते हैं उसमें मैथमेटिक्स का बहुत अहम किरदार होता है। तो हम लोगों को बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, हम लोगों को उनके अंदर का जो फियर है मैथमेटिक्स को लेके, उसको हम लोगों ने खत्म कर देना है। कैसे? बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पजल्स कराएं, गेम्स कराएं, ठीक है, उसको अधिक से अधिक एंगेज रखें मैथमेटिकल एक्टिविटी में, ताकि बच्चा जो है और सीखे। उसके लिए मैथमेटिक्स भय का विषय ना हो, उसके लिए मैथमेटिक्स इट शुड बिकम मोर एंजॉयबल, एंगेजिंग। तो उसके लिए मैथमेटिकल पजल्स हो गए, बहुत सारे गेम्स है जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। उन सब चीजों से हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उन लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, ताकि बच्चा जो है सीखे, और बच्चा जितना सीखेगा उतना ही अप्लाई कर पाएगा। इन सब चीजों को अप्लाई करेगा जब वो कोड करेगा, बच्चा कोडिंग लिखेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिडिल स्कूल में हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट वी मूव टू द हाई स्कूल, मतलब 14 से 18, मतलब कि 9 to 12 जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो जब 9 to 12 जाएगा तो बच्चा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेगा, मतलब साइंस भी होगा, कॉमर्स भी होगा, आर्ट्स भी होगा, ह्यूमैनिटीज होंगी, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। तो उसमें बच्चे की ग्रेटर डेप्थ हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अटेंशन हो, या फिर उसने लाइफ में क्या करना है उसके बारे में हो। तो बच्चे को जो है ये सारी चीजें दिमाग में लेके चलनी होंगी। तो क्या होगा कि बच्चे के पास अब क्या है, ये सीबीएसई में पहले से ही लागू है कि सीबीएसई में बच्चा जो है अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स के साथ वो अकाउंटेंसी भी लेके पढ़ सकता है, अगर उसमें उसको इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए उसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ज्योग्राफी लेके पढ़ सकता है। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज ऑलरेडी है हमारे सिस्टम में, और अभी भी सीबीएसई के पास ये है। तो ये इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है कि बच्चे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वो अपने चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इन क्लासेस 11 एंड 12, जैसा वो पढ़ना चाहें वो उस सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, बच्चे की रुचि बढ़ेगी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, और जो वो बनना चाहता है उसके प्रति वो अपने एजुकेशन को अपने स्ट्रीम को एक साधन मानेगा, तो बच्चा उसको और अच्छे से लेगा। तो देयर विल बी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक होगी, और उसको सब्जेक्ट्स में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। जो फाइनल पॉइंट है, मोर फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे साल पढ़ा लिया और उसके बाद एक परीक्षा हुई और उसी परीक्षा के आधार पर पूरे साल की मेहनत जो है जज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मोर फ्रीक्वेंट असेसमेंट्स, जैसे कि हम लोग करवाते हैं अभी भी अपने, अगर आपने देखा होगा बच्चे जो 11-12 में पढ़ते हैं उनके लिए PT1 होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर PT2 होता है, फिर एनुअल होता है, प्री बोर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही एग्जाम लेते हैं एनुअली और उस पर जज हो जाते हैं बच्चों का हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में एग्जाम कंडक्ट करते रहते हैं। तो वही यहाँ बोर्ड कह रहा है कि हमें एक ही बार असेसमेंट नहीं करना है, हमें फ्रीक्वेंट असेसमेंट करना है, मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स का एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम हमें बच्चों की असेसमेंट भी करनी है। तो ये हो गया आपके 5+3+3+4 जो डिवीजन था। नेक्स्ट जो 21st सेंचुरी स्किल्स है क्लासरूम का। सर हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए। प्रीवियस स्लाइड
Yes, sir. So here you have said that the student is flexible to choose the subject. Like if Yes, I want to choose a subject like physics, chemistry, and maths for my yes, 4 years of this curriculum, so will yes. I have to study SST also? Like we have a choice in 11, 12, what we have choice earlier that we can choose science and we don't have to study arts, commerce. It is not Hmm. compulsory. If I want to study, I can opt. It So was will that never compulsory. It was never compulsory. When you go to like 11 and 12, you yes, have a pool of subjects. From there, you can make your selection, whatever you want to study. yes, sir. But this Suppose four when you years yes, Sir, this is 4 year group. So basically 9, 10, 11, 12, 4 years, yes, it's cumulative year. So the yes, yes. student who previously used to study 9, 10 have to study physics, chemistry, SST, all subjects. These are all See, compulsory. listen to me. First thing, for your 9 and 10, you will not have physics, chemistry alone, physics, chemistry, and biology alone. You will have science together, right or not? So, Okay. what is the thing that in 9 and 10, that will be the preparatory stage of your high school. In 9 and 10 itself, you will be predetermined that yes, I am good at these skills. So, what you have later on, when you go to class 11, you can select which stream you want to study. Whether you want to have physics, chemistry as your subject, whether you want to have some social science subject also, whether you want to have some commerce related subjects or not. Understood? Yes, sir. So the same thing is following right now also. Like this 4 years group, we are not No, bound no, to no, choose no, a no. This okay. 4-year group, it's not implemented in this way. But now also in 11 and 12, you get a chance to choose. You can choose. It's not that Okay, you will so have to stick. I'm getting a chance to choose my subject for the 4 years cumulatively. Like Yes. now also I have 2 years of a different subject, like 2 years this previous same, and Hmm. next 2 years is similar to the 11, 12. See, 9, 10, 11, 12. This is multidisciplinary study. It's giving 4 years of multidisciplinary study. What does that mean? That in 9 and 10, you are getting all the disciplines studied. And in 11 and 12, you are selecting out of them which one you want to go. Are you getting my Okay. point? Yes, okay. Now you got me what I am saying. Yeah, that's all right. I got it. Yes, you are studying all the disciplines when you are in 9 and 10, but you are choosing out of them in 11 and 12, whichever you like. Okay. Did you get it? Yes. So it's basically same as previously we Yes, had. yes. There is no change whatsoever. The only thing is that the concept should change. The vision should change. That is the thing. Yeah, all right. All Thank right. you. So encouraging 21st century skills in the classroom. So what is required? पहली चीज जो है डिजिटल लिटरेसी. डिजिटल लिटरेसी मस्ट है फॉर एवरीवन, सबके ही लिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग. बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर नहीं रहेगी, अगर बच्चे जो है क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिक्कत होगी. कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स, दैट इज द बैकबोन. If your communication is not proper, you will stay disconnected wherever you go. So communication definitely is the best weapon you have in hand if you want to be in the society. Critical thinking, जो कि है critical thinking, problem solving, जितना आप logically सोचेंगे, जितना conceptually सोचेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा as a student. Creativity in any form, that I already told, whether it be in curricular or co-curricular activities. Creativity should be fostered. Creativity should be motivated. Then only it will take its original shape. Health and fitness, हम लोग already जानते हैं, health and fitness जरूरी है. Social responsibility. Social responsibility जो शुरू में हम लोगों ने discuss किया, कि it's not only about cognitive skills, it's about social skills. तो social skills में आपका social responsibility आ गया, आपके moral values, आपके values and ethics, वो सारे आ गए social responsibility में. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एथिक्स, मतलब बच्चे के पास जो है कंसाइंस डेवलप हो कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत कर रही हूं, सही कर रही हूं. तो दैट इज योर एथिक्स. साइंटिफिक टेम्पर तभी आएगा जब बच्चा इंक्विजिटिव होगा, बच्चा जब जिज्ञासा जगाएगा कि कौन सी चीज होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, तभी जो है वो ज्यादा चीजें ले पाएगा. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर.
वहीं से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, तो बच्चा कुछ आगे करने की सोचेगा। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। मतलब पहले क्या था कि डू अ सिंगल वर्क सिंगल स्टूडेंट, अभी नहीं। अभी हम लोग स्कूल में जो कुछ भी कराते हैं एज अ ग्रुप ही कराते हैं, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो एलोक्यूशन हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे मान लीजिए एक टॉपिक दे दिया गया बच्चों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक टॉपिक दिया गया, उस पे बच्चे जो है खुद अपने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस चीज के बारे में। हम लोगों ने पीयर असेसमेंट हम लोग करवाते हैं, जिसमें कि बच्चे खुद जो है प्रिपेयर करते हैं और खुद एक दूसरे को का असेसमेंट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पीयर असेसमेंट। सो देयर आर ऑल दीज एक्टिविटीज which have taken shape in the 21st century in a classroom. So these are the all prerequisites. अगर आज से 5 साल बाद हम जाएं तो ये सारी चीजें जो है ये प्रीरेक्विजिट्स हो जाएंगी किसी एक बच्चे के लिए, ये सारी चीजें उसमें होनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया 21st century skills in a classroom. Now we come to the final part of our session, that is role of parents in education. तो बिना पेरेंट्स के, तो मैं पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिना पेरेंट्स के गाइडेंस और सपोर्ट के कुछ भी नहीं किया जा सकता। टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गार्जियंस भी इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे की प्रोग्रेस में। यू नो योर चाइल्ड बेटर, आप अपने बच्चे को हमसे अच्छा जानते हैं। तो बच्चों को जो है समय दीजिए और उनको सही रास्ता दिखाइए। बच्चों को अगर आप फ्रीडम देंगे तो बच्चे एक्सप्रेस करेंगे कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे आपसे खुल के शेयर करेंगे। तो उस समय आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमेशा ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा किस चीज में सबसे अच्छा है। कोई ना कोई तो एक ट्रेट होगा जिसमें कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा होगा आपका। ऐसा नहीं कि मतलब मैथ्स में ही अच्छा है और साइंस में अच्छा है और इसमें अच्छा नहीं है, कॉमर्स में अच्छा है तो नहीं अच्छा है, ऐसा नहीं। कोई तो एक चीज होगी जिसमें आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। उस चीज को जानने की कोशिश कीजिए, उस विषय में उसके साथ बात कीजिए। बच्चा अपने को आपसे जोड़ेगा और फिर आप जो है उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं, और बच्चा आपको जब भी प्रॉब्लम में होगा तो आपसे शेयर करेगा, बच्चा अकेला नहीं पड़ेगा। तो कीप मोटिवेटिंग योर चाइल्ड। आप एकमात्र हैं जो बच्चे को हमेशा मोटिवेट कर सकते हैं, और आपका मोटिवेशन अगर रहेगा तो बच्चा कभी भी जो है डीमोटिवेटेड फील नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया चाहे बच्चे को डिमोटिवेट करे, लेकिन अगर माँ बाप बच्चे को मोटिवेटेड रख पा रहे हैं तो उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फाइनली गिव देम फ्रीडम। उनको फ्रीडम दीजिए सो दैट दे कैन शेयर एंड केयर। दोनों चीजें उनमें हो, एक उनमें कोलैबोरेशन की भावना हो और दूसरा उनमें केयर भी हो, मतलब इमोशनल स्किल्स भी डेवलप हो। So this was all about whatever we had in this session. So once again, I thank all the parents and or guardians who are a part of this webinar. I thank you all. Thank you very much for giving your valuable time. I will give it to Shweta madam for the feedback. I am handing over to Shweta madam. Thank you, Prabhat sir. Thank you, sir. Here she is. Madam.